नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, रेलवे परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही रिपीटेटिव प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी, कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। यही कारण से कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो आप लोग याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश वर्ण विक्षेपित होगा। क्या होगा? वर्ण विक्षेपित होगा। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, घरेलू प्रयोजनों हेतु एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, बतानी है कि जो हमारे घर में एसी करंट आता है बिजली के माध्यम से, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। यानी कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, हमारे घर में जो एसी करंट आता है बिजली के माध्यम से, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि आवृत्ति की जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, यानी कि HZ। इसी से इसे संदर्भित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मौलाना आजाद, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पुरंदरदास आराधना मुख्यतः एक है। दोस्तों, बतानी है कि पुरंदरदास आराधना मुख्यतः एक उत्सव है। किस प्रकार का उत्सव है ये हमें बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे, शास्त्रीय संगीत उत्सव है। क्या है? शास्त्रीय संगीत उत्सव, पुरंदरदास आराधना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे, क्लासिकल म्यूजिक उत्सव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों, हमें बतानी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी कैटेगरी में क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में ऐतिहासिक रजत पदक हासिल किया? ये दोस्तों बतानी है किस देश में। तो आप लोग याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि USA में। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया? तो रजत पदक हासिल किया। यानी कि ऑप्शन डी, देश का नाम आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? ये दोस्तों हमें बतानी है, तो आप लोग याद रखेंगे 1954 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1954 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम परिवर्तित हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है, यानी कि उत्सव है? तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सरहुल किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य त्योहार है, पर्व है? तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड राज्य का मुख्य पर्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ये दोस्तों बताने है कि ईस्ट में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ईस्ट में दोस्तों विटामिन B12 पाया जाता है। कौन सा विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये दोस्तों बतानी है, तो आप लोग याद रखेंगे मरूनी दोस्तों सिक्किम राज्य का फोल्क डांस है, लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों राज्य से आप सभी को पता होगा पश्चिम बंगाल में। अब बतानी है कि किस देश के नजदीक है, तो आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? तो आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश के नजदीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो अब बतानी है कि इस मंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, चैंसू किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है? दोस्तों बताने है कि चैंसू जो है ये किस राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? नई रोशनी योजना, तो आप लोग याद रखेंगे अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बीजक किनकी रचना है? बीजक, तो आप लोग याद रखेंगे संत कबीर की एक रचना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बीजक किनकी रचना है? तो आप लोग याद रखेंगे संत कबीर की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे ये दोनों दोस्तों रेसलर हैं। क्या है? रेसलर हैं, यानी कि इनका संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां स्थित है? ये दोस्तों हमें बतानी है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी, तो आप लोग याद रखेंगे कोलकाता, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहां पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कोलकाता में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे एक सींग वाले गेंडे के लिए जो अभयारण्य प्रसिद्ध है वो है काजीरंगा अभयारण्य, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो असम राज्य में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? अब दोस्तों बतानी है कि तानसेन का वास्तविक नाम, अकबर के दरबार का एक ये क्या थे दोस्तों? संगीतकार थे तानसेन। तो बतानी है कि इनका असली नाम क्या था?
तो आप लोग याद रखेंगे रामतनु पांडे, यानी कि ऑप्शन बी। अकबर के नौरत्नों में से एक तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे रामतनु पांडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? दोस्तों ये बताना है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार को कौन नियमित रखता है? तो आप लोग याद रखेंगे सेबी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो आप लोग याद रखेंगे सेबी दोस्तों क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियमित रखता है। सेबी का आप लोग पूरा नाम याद रखेंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का पूरा नाम है। आप लोग इसका पूरा नाम भी अवश्य याद रखेंगे। देश के स्टॉक एक्सचेंज अर्थात शेयर मार्केट को क्या करता है? नियमित रखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम किस प्रदेश में हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य, तो आप लोग याद रखेंगे केरल, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस भाग में होती है? ये दोस्तों बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पौधे के किस भाग में होती है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कलाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये दोस्तों बतानी है कलाहारी मरुस्थल, तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत का प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया था? ये दोस्तों बतानी है भारत का प्रथम विधि आयोग। तो आप लोग याद रखेंगे भारत का प्रथम विधि आयोग दोस्तों 1834 ईस्वी में गठित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ये दोस्तों बतानी है प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो आप लोग याद रखेंगे सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा? तो आप लोग याद रखेंगे सेल्यूलोज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? दोस्तों ये बताने कि पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही दोस्तों ऑप्शन ए में है कार्बन डेटिंग। देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कार्बन डेटिंग से दोस्तों आप लोग याद रखेंगे जीवाश्म के आयु का पता लगाया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म के आयु का आकलन किया जाता है और यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ये दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग, आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में बार बार पूछा गया जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ
पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।